इसमें एक्चुअली ब्रेस्ट इज़ एन ऑर्गन और कैंसर की वजह से अगर एक हिस्सा उतारा जाता है तो उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स उसी तरह ही हैं। और फिर आप देखें बॉडी की सेल्फ इस्टीम है, उस पर इफ़ेक्ट्स आते हैं। और एक ऑर्गन का लॉस, जिस तरह आप हाथ है या टांग है, बाजू, अब तो ये लोगों ने साइकेट्री एंड साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रूव कर दिया है कि ये इट्स एन ऑर्गन लॉस की वजह से जो डिप्रेशन और स्ट्रेस आती है बॉडी की चेंजेस की वजह से, वो साथ रहता है। अब इसमें एक्चुअली अगर हम बात करें तो जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है, बल्कि अब पाकिस्तान में भी अब हमारी डिस्कवर पाकिस्तान की वसातत से भी और भी चैनल्स की वजह से मीडिया ने अवेयरनेस इतनी कर दी है कि लोग रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। जब खुदा न खास्ता एक ब्रेस्ट का कैंसर हो जाता है और उसकी फिर तशख़ीस हो जाती है, तो फिर अगली स्टेज आती है कि वो किस स्टेज पे है जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होता है। अगर तो किसी अर्ली स्टेज पे प्रेजेंट होता है, स्टेज 1 और 2 में, तो फिर कई दफ़े होता है कि हम सिर्फ ट्यूमर निकालते हैं। वो हमारे जनरल सर्जरी के कुलीग भी करते हैं, हम मिलके, वो सर्जरी एक हमारी होती है, उसमें सिर्फ हम ट्यूमर निकालते हैं, ब्रेस्ट का कुछ हिस्सा चला जाता है और जो हिस्सा कम हो जाता है उसकी हम फिर कमी प्लास्टिक सर्जरी से पूरा कर लेते हैं। उसके भी बेशुमार तरीके हैं। उसमें आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का नाम सुना होगा, तो इम्प्लांट डाल के जो कमी होती है वो हम पूरा करते हैं ताकि ब्रेस्ट जो दूसरी तरफ वाली है उसके साथ मैच कर जाए। इसी तरह अगर इम्प्लांट ना करना हो तो कमी और थोड़ी भी हो तो फिर हम दूसरी तरफ से, पीछे से, साइड से गोश्त लेके तो उसको उसके अंदर डालते हैं ताकि वो हिसाब पूरा हो जाए। ये तरीका होता है जब स्टेज 1 और 2 की हम बात करते हैं। जब स्टेज 3 और 4 की बात आती है, अब 4 तो वो है जिसमें मेटास्टेसिस होता है, बॉडी में कैंसर फैल चुका होता है, तो उसमें हम यूजुअली पैलिएशन की तरफ जाते हैं कि चलें अब ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करें, कैंसर की दवाइयों से, शुआओं से, वो सारा। स्टेज 3 वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं प्लास्टिक सर्जरी के। और आपने देखा होगा बहुत अर्ली एज में, यंग एज में भी लोगों को कैंसर्स हो रहे हैं, तो उसमें हम फिर करते ये हैं कि जब पेशेंट हम प्लान अप कर रहे होते हैं तो उसमें डिसीजन ये होता है कि क्या हम जब उसकी ब्रेस्ट की सर्जरी करेंगे तो क्या उसमें स्किन बचेगी कि नहीं। अगर स्किन बचेगी तो उसके फिर ट्रीटमेंट हमारे और तरह के होते हैं। उसमें हमने सिर्फ अंदर वाला जो हिस्सा ब्रेस्ट का होता है उसको बनाना होता है। उसमें सिलिकॉन बेस्ड इम्प्लांट होते हैं, इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स होते हैं, या फ्लैप सर्जरी एक होती है, उसमें फ्लैप लेके बॉडी से गोश्त का हिस्सा होता है तो वो लेके उसके अंदर फिल करते हैं और फिर निप्पल और जो उसका दूसरे वाला हिस्सा होता है वो ऊपर बना देते हैं, तो इट लुक लाइक दी अदर ब्रेस्ट। और अगर स्किन इन्वॉल्व हो उस कैंसर की वजह से तो फिर ज़ाहिर सारे का सारा उसको उतारना होता है। उसमें यूजुअली फिर 2 मोड यूजुअली हम फॉलो करते हैं। एक ट्रीटमेंट ये होता है, क्योंकि स्टेज 3 वाले वो होते हैं जिनको ऑन्कोलॉजी वाले ने या कैंसर ट्रीटमेंट वाले ने भी देखना होता है, वो डॉक्टर होता है, हमारी टीम का हिस्सा होता है। तो उसमें या शुआओं का प्लान होता है या टीकों का कोर्सेज लगने होते हैं या दोनों ही इन प्लान होते हैं। तो उसमें फिर दोनों तरह से हम सोचते हैं कि क्या हम पहले ब्रेस्ट बना लें, ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया, अब वो कैंसर तो निकल चुका है, ब्रेस्ट भी सारी ख़त्म हो गई है, क्या हम ब्रेस्ट उसी वक्त बना दें या हम उस वक्त सिर्फ ज़ख़म को बंद कर दें और पहले जो कीमोथेरेपी या शुआएँ हैं या टीके हैं वो पूरे हो जाएं, तो फिर जब पेशेंट अपनी एक फ़िटनेस के साथ वापस आए तो हम उसकी ब्रेस्ट बनाएं। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हम उसी वक्त बना दें और फिर ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफ़र कर दें कि भाई अब आप अपना काम पूरा कर लें। तो ये दोनों ही वैलिड हैं, पूरी दुनिया में ये राइज हैं। मैं जो कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके काम भी करता रहता हूँ। USA में मेरा काफ़ी काम है, एमरी यूनिवर्सिटी के फ़ोरम से एस्थेटिक ब्रेस्ट सर्जरी में मैंने वहाँ से कुछ थोड़ा सा काम इस हवाले से भी किया था। तो उसमें उन लोगों में और हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने जो डिफरेंस देखा है, वहाँ शायद अवेयरनेस भी है, कुछ इंश्योरेंस की वजह से भी होगा, और फीमेल उस तरह शाये भी नहीं हैं, तो प्रेजेंटेशन बहुत अर्ली हो जाती है। पेशेंट जब आता है नॉर्मली, जब मैं अपना अगर जॉर्जिया का एक्सपीरियंस कोट करूं, तो नॉर्मली जो बिगेस्ट ट्यूमर अपने उस स्टे में मैंने देखा था, दैट वाज अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर, वेरी स्मॉल। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट होता है कि पेशेंट आते हैं बहुत बड़े ट्यूमर्स लेके, फिर ज़रा उसका इलाज बहुत लंबा होता है। उसमें पहले हम सर्जरियाँ करके तो वो ट्यूमर को ख़त्म करते हैं, फिर दवाइयाँ शुआएँ जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर वो एक रॉ में चल पड़ते हैं। इसमें प्लास्टिक सर्जरी का रोल इंतहाई अहम है, क्योंकि एक ऑर्गन जब कैंसर की वजह से और फिर उसके ऑपरेशन की वजह से जब नुकसान हो जाता है तो उसको बनाया जा सकता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जिनके हादसों की वजह से कोई बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं या उतारने पड़ जाते हैं, वो भी आपको पता है मसनूई टांगें भी लग जाती हैं, हाथ भी लग जाते हैं, वो कितना लंबा प्रोसेस बिल्कुल, है? ये बड़ा आपने एक सवाल से बड़ा ज़बरदस्त सवाल निकाला है कि जिस तरह हम एक ब्रेस्ट का ऑर्गन बना रहे हैं, इसी तरह बाकी चीज़ें जो भी हैं,
तो उसमें होता ही है कि अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जब जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ या कई दफ़े होता है कि आपने देखा किताबें हमारी बड़ी क्लीन एंड नीट कटी होती हैं, तो ये कटर्स होते हैं जो उसको काटते हैं। और कई दफ़े अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है कि कटर प्री टाइम चल गया या कोई टाइमिंग में, या कई दफ़े रात को काम हो रहा है, नींद पूरी नहीं है वर्कर की, तो कई दफ़े हाथ मेरे पास लोग आते हैं, हाथ कट गया पूरा, वो शॉपर में डाल के लेके आते हैं। अब अगर तो वो 5 to 6 आवर्स के अंदर ले आएँ और अच्छा प्रिजर्व किया हो ऑर्गन, चाहे वो हाथ है, चाहे उंगली है, चाहे कान है, पैर है, कुछ भी, तो उसको लगाया जा सकता है। हम लगाते हैं। मैंने अभी कोई 25 से ज़्यादा लोगों के कटे हुए हाथ टांगे वापस लगाए हैं। उसमें इवन मेरे अपने भाई की फिंगर एक डैमेज हो गई, वो गाड़ी का जैक लगाते हुए उसके नीचे आ गया फिंगर कट की, तो मैं चूँकि इमीडिएटली मैं विसिनिटी में था, तो कोई 3-4 घंटे में वो फिर उंगली लग गई। इसी तरह जब आपने देखा है हाई स्पीड में एक्सीडेंट्स होते हैं खुदा न खास्ता, तो उसमें भी ऑर्गन्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो मैं कभी कभी मेरा चांस बन जाता है कभी लेक्चर देने का, अवेयरनेस टॉक का, तो हमारे जो मोटरवे के कलीग्स हैं, इनकी ट्रेनिंग एकेडमी है, उसमें भी मैंने 1-2 दफ़े लेक्चर दिया इन लोगों को कि जब हाई स्पीड में या किसी एक्सीडेंट में या किसी भी जगह पे अगर कोई हिस्सा बॉडी से अलहदा हो जाता है तो उसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व कैसे करना है? आपने उसको आप समझिए कि अगर आइडियल सर्कमस्टेंस है तो नॉर्मल सलाइन की एक ड्रिप होती है, वो नॉर्मल सलाइन का पानी ले लें और उसके अंदर किसी भी गीला गॉज़ या कपड़ा कोई भी जो हो क्लीन, उसके अंदर उसको वेट कर लें। अब वेट करने के बाद उसके अंदर उस आर्गन को लपेट लें, उसको लपेट के किसी बर्तन में रखें और उसके इर्द गिर्द दूर बर्फ़ हो। बर्फ़ का डायरेक्टली कांटेक्ट उस हाथ से या उस ऑर्गन से नहीं होना चाहिए। आपने देखा ना, जब हम कभी बर्फ़ पकड़ें, कोई आपने पीस पकड़ा हो तो कुछ देर के बाद आपको छोड़ना पड़ता है क्योंकि इट लीड्स टू कोल्ड बर्न। तो अब एक चीज़ जो बॉडी से कट के अलहदा हो गया उसने तो पीछे नहीं होना, अगर आप बर्फ़ में रख देंगे तो वो ज़ाया हो जाएगा। इस तरह मैंने देखा है लोग पानी का डब्बा भरा हुआ उसमें डाल के ले आते हैं, या वैसे ही शॉपर में डाला है और उठा के ले आए, तो इससे प्रॉब्लम्स आती हैं, वो ऑर्गन जो फिर तो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। लेकिन अगर 6 आवर्स के अंदर अंदर अच्छा प्रिजर्व फॉर्म में, जिस तरह मैंने बताया कि ज़रा वेट रहे, जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स हैं उनकी वजह से वो ड्राई ना हो, और वो किसी कंटेनर में रख के उसके इर्द गिर्द थोड़ी आइस रखें ताकि उसका टेम्परेचर लो हो, और वो 5-6 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास आएँ तो लगाते हैं और वो उसी तरह फिर दोबारा चलते हैं। नो डाउट कि ये ऑपरेशन बहुत लंबा होता है। अच्छा, ये वैसे ही नॉर्मली हैंड फिर काम जी जी बिल्कुल, चूँकि उसी बंदे का हिस्सा है और 6 आवर्स तक उसमें लाइफ रहती है। 6 आवर्स इज़ इन एवरेज एक्चुअली। अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में थोड़ा सा स्पैन कम हो जाता है, सर्दियों में थोड़ा सा स्पैन ज़्यादा होता है, और अगर अच्छा प्रिपेयर उसको करके प्रिजर्व करके, जिस तरह मैंने बताया टेम्परेचर लो करके रखें, तो 8-9 घंटे तक भी वो चल जाता है। वो जब आता है तो पेशेंट हमारे पास पहुंचता है तो हम उसको देख लेते हैं। अब ये बड़ी बेसिक अवेयरनेस है, खुदा ना खास्ता किसी को हादसा हो जाए तो किसी को मेरा नहीं ख्याल पता है कि इसको ऐसे प्रिजर्व आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक वैसे ही आप पैनिक हो जाते हैं देख के, मुझे चीखें बड़ी मारना खुशी हुई शुरू आपके इस सवाल से कि ये चीज़ें तो मेरा ख्याल है हमारे लोगों को वैसे पता होनी चाहिए, क्योंकि अब 2022 में हम रह रहे हैं, इट्स अ मॉडर्न एरा, और हमें पता है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया, और प्लास्टिक सर्जरी में अब माइक्रो सर्जरी इज़ वन ऑफ द जेम्स, और इट्स वन ऑफ माई डार्लिंग्स। मैंने तो बहुत सारी, जिस तरफ मुख्तलिफ हिस्से हम ऑर्गन्स ये फ्लैप्स करके तो ब्रेस्ट का पार्ट बना रहे हैं, लाइक हम पेट का, ये आपने देखा फीमेल्स का लूज़ हो जाता है ये वाला लोअर पार्ट, तो मैं वो लेता हूँ, उससे ब्रेस्ट अगर किसी की नहीं है तो हम उसको बना देते हैं, मसला ही कोई नहीं होता। वो खून की नालियाँ साथ लेता हूँ मैं, और वो यहाँ खून की नाली को ढूंढ लेते हैं, उसके साथ उसको ब्लड की सप्लाई, क्योंकि खून की सप्लाई के ऊपर ही जिंदा रहना होता है उसने, तो फिर वो फ्लैप को वहाँ जोड़ देता है। इसको फ्री टिश्यू ट्रांसफ़र या फ्री फ्लैप कहते हैं। इसी तरह जो चीज़ बॉडी से कट के अलहदा हो जाती है उसको भी ज़ाहिर है उसी तरह ही बिल्कुल फ्री हो गई ना, तो उसकी खून की नालियाँ जुड़ेंगी, फिर उसकी जो ये नसें होती हैं, टच की फीलिंग आपकी आती है, वो जुड़ेंगी। फिर आपने देखा है फिंगर की अगर बात करें तो हर फिंगर के 2-2 टेंडन्स हैं, 2-2 पट्टे हैं जो इसको ऐसे इकट्ठा करते हैं, फिर एक पट्टा है जो इसको खोलता है, इसी तरह अंगूठे के पट्टे हैं खोलते हैं। ये इस तरह ये सारे मसल्स को एक एक करके हम जोड़ते हैं, तो ये 13-14 घंटे की सर्जरी होती है। लेकिन इट्स वेरी रिवार्डिंग। आप यकीन जानिए, जब पेशेंट हमारे पास फॉलोअप पे आता है, जब उसने उसी हाथ में कोई मिठाई का डिब्बा पकड़ा होता है या उस हाथ में उसने कोई चीज़, हमारा इवन वो डिस्चार्ज स्लिप भी पकड़ी होती है, तो एक खुशी होती है देख के कि अच्छा ये हाथ कभी बिल्कुल अलग से था और अब हमारी वजह से ये जुड़ा हुआ है और पेशेंट अपना रिस्क कमा रहा है उससे। बिल्कुल।